Good morning, all of you. Good morning, Neelam. Good morning, Khushbu, Harshita, Kosika, Isa. Good morning, Swayam, Khusali, Lipigya, Atharv. Good morning, all. Great. चलो आगे बेटा सभी लोग. बहुत बढ़िया. चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन. ओके. हाँ, तो जैसे कि बेटा यहाँ पे आप लोग जानते हो, हम लोग यहाँ पे अभी क्या चीज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन रेस्पिरेटरी चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें आज हमारा ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर 5th है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये स्टडी करेंगे. बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पहले आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे. ओके. फिर उसी के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बहुत सारा पोर्शन हम लोग स्टडी कर चुके हैं. बट एक्चुअली जो साइट है गैसेस एक्सचेंज का वो हम देखेंगे. और उसी के बाद फिर फाइनली हम लोग बेटा नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है ये हम देखने वाले आज के लेक्चर में. क्या चीज? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो गैसेस ट्रांसपोर्ट जो है ये कैसे होता है ये भी हम लोग आज के इसी लेक्चर में समझेंगे. ओके. तो चलो विदाउट कुछ डिले किए हुए जल्दी से आज का ये जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बेटा कुछ कंसेप्ट जो है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारा पोर्शन अच्छी तरह से हमें समझ जाए और क्या क्या पोर्शन हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हुआ है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. तो देखिए बेटा सबसे पहले तो गैसेस एक्सचेंज की यदि हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में, तो इस तरह से ये जो होता है एल्वियोलाई. ओके. अब ये जो एल्वियोलाई यहाँ पे जो प्रेजेंट है, चलो थोड़ा छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा. ये क्लीन कर देता हूँ पहले. ओके. तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा? एल्वियोलाई. ये क्लीन नहीं हुआ, जस्ट वेट. एल्वियोलाई के बाद फिर बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे? हार्ट. फिर हार्ट से क्या हो रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. कहाँ पे? एल्वियोलाई तक के. फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से ये कहाँ गया? हमारे बॉडी एंड टिश्यूज में. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वो क्या होगा? रिटर्न बैक आ जाएगा. तो इस तरह से ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी कहाँ पर? बॉडी एंड टिश्यूज में. ओके. तो यहाँ पे क्या क्या देख लिए थे हम लोगों ने बेटा? ये है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. ओके. एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे? किस तरह से गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो लंग्स से सबसे पहले हार्ट में और हार्ट से सबसे पहले जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? हमारा बॉडी सेल्स एंड टिश्यू. तो यहाँ तक के ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? इसका ट्रांसपोर्ट होगा. फिर इसके बाद यहाँ से इधर साइड इस डायरेक्शन पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या ट्रांसपोर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो रहा था? ट्रांसपोर्ट हो रहा था. ओके. ये वाला पोर्शन बेटा सभी लोगों का क्लियर है? एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ जो भी है. किसी के कोई डाउट होंगे या जो भी पर्सन बेटा लास्ट लेक्चर में नहीं रहे होंगे और यदि आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हो. ओके. वेरी गुड बेटा. क्लियर है ऑलमोस्ट सभी लोगों का? ग्रेट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन. फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे अगेन क्या देखे थे? पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने देखे थे कितना होता है. तो इसमें मैंने आप लोगों को 2 रूल्स बताया था. एक तो मिनिमम होगा. तो
तो मिनिमम कितना होगा 40 mmHg। ओके, अब मिनिमम जो है कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो बेटा मिनिमम की यदि हम बात करें तो मिनिमम जो होता है, एक तो हमारे पास क्या क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साथ ही साथ एल्वियोलाई है और बॉडी टिश्यूज है। ठीक है, 4 जगह पे हम लोगों को देखना है कहाँ कहाँ पे कितना होता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एनसीईआरटी के जो ग्राफ है उससे समझते हैं। ओके, एनसीईआरटी ग्राफ से समझेंगे अभी हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्राफ, देखिए मतलब एनसीईआरटी टेबल जो था इस तरह से बना हुआ था, याद होगा आप लोगों को। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखेंगे। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, एल्वेओलाई आएगा। ओके, फिर एल्वेओलाई के बाद क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब एक डब्बा छोटा बन गया हमारा, और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर उसके बाद आता है टिश्यू, और टिश्यू जनरली ये जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होता है। कैसा होता है ये, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होता है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या चीज, सबसे पहले हम लोग जिसके भी नंबर्स मिनिमम होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जिसके भी नंबर्स मिनिमम होंगे मींस, मुझे बताइए बेटा एल्वेलाई में सबसे कम क्या होगा, एल्वेलाई में सबसे कम CO2 होगा। वेरी गुड, तो सबसे कम CO2 होगा मींस कितना होगा बेटा, 40 mmHg रहेगा। वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम क्या होगा, वेरी गुड, ऑक्सीजन होगा। तो सबसे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है मींस कितना होगा यहाँ पर, ये भी 40 होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, CO2 होगा। ग्रेट, कितने फास्ट आंसर आ रहे हैं यार आप लोगों के। वेरी गुड, तो यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। इसके बाद टिश्यू में सबसे कम क्या होगा, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40। ओके, हो गया क्लियर। फिर इसके बाद रूल्स नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम देखें मैक्सिमम तो ये हार्मफुल होता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो मैक्सिमम हो सकता है 45 mmHg। तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा मींस 45, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा मींस 45। ये तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। अब बचा हमारा क्या बेटा, एक तो एल्वेओलाई जो है इसमें ऑक्सीजन कितना है, और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन कितना है। ओके, सिर्फ 2 ही पार्ट हमें समझना है, बाकी तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एल्वियोलाई में बेटा ऑक्सीजन होता है तो कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है मींस कितना होगा बेटा 104, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95। और ये सारा जो डेटा है किसमें हम देख रहे हैं बेटा, MMSG में, पार्शियल प्रेशर हम लोग देख रहे हैं। अब मुझे बताओ ये वाला जो टेबल है कितने लोगों को अच्छी तरह से लर्न हो गया है विदाउट किसी एफर्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों को हो गया है। ग्रेट, ऐसा कोई पर्सन है बेटा जिसे ये लर्न नहीं हुआ है, याद नहीं हुआ है, सभी लोग तो बोल रहे हैं क्लियर हो गया बेटा, ऐसा कोई पर्सन जिसे याद नहीं हुआ है, हो गया, इजी था बेटा। ये लर्न इसलिए हो गया क्योंकि आपका प्रैक्टिस अच्छा है इस पर। ओके, हाँ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है। वेरी गुड बेटा, ग्रेट।
इजी ही है, बट क्या है, कई स्टूडेंट बेटा इस टेबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? रीजन यही है कि उन लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आता एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। यदि कंसेप्ट समझा है तो सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, और कंसेप्ट नहीं समझा है तो याद करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले ही मैंने कहा हूं, मैं आपको बायोलॉजी का एक एक पोर्शन क्लास में ही अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। कोई हाँ, थोड़ा बहुत बेटा थ्योरेटिकल पार्ट यदि रहा तो वो तो हमको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट में किसी भी टाइप की मेहनत हमें नहीं करनी है। ओके, विदाउट एफर्ट हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किए, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं, एक तो क्या चीज बेटा, ये हो गया लंग्स, लंग्स में हमारा ये हो गया एल्वेओलाई। इधर साइड से आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर आते ही ये हो गया हार्ट। तो ऑक्सीजन इधर से आया तो इधर से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड होते हुए कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया। ओके, फिर हार्ट से ये फाइनली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये कहाँ पहुंच गया, टिश्यूज में पहुंच गया, और डीऑक्सीजनेटेड वापस से हार्ट में आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है बेटा कि ये पार्शियल प्रेशर की वजह से एक गैस इधर आ रही है और एक गैस इधर जा रही है, और एक यहाँ पे टिश्यू में इधर आ रहा है और एक टिश्यू से यहाँ पे बाहर जा रहा है। मीन्स अभी हमें इस कंसेप्ट में दो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, क्या क्या समझना बेटा, दो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से। इसमें हम लोगों को एक तो ये वाला जो पोर्शन है, ओके, और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है, इनके बीच में जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है ये देखना है। मीन्स जो गैसियस एक्सचेंज एल्वेओलाई टू कहां जा रहा है बताओ, ब्लड में, ये कैसे होगा। दूसरा ब्लड टू टिश्यू कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये हम लोगों को यहां पर देखना है। मीन्स दो कंसेप्ट हम लोगों को समझने हैं अभी यहां पर। ओके, तो अब ये जो दोनों भी कंसेप्ट यहां पे हमें समझने हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को यहां पे क्या देखना पड़ेगा बेटा, गैसियस एक्सचेंज जो होता है तो ये कैसे हो रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिफ्यूजन बताया था बेटा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक्चुअली कैसे फॉर्म होती है वो हम समझेंगे। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो देखिए बेटा, ये हो गया अल्वेओलाई। क्या हो गया ये हो गया अल्वेओलाई। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये हो गया हमारा ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ध्यान से समझना जो बताना चाह रहा हूं। तो अब एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज की यदि हम बात करें तो एल्वियोलाई जो है बेटा, तो एल्वियोलाई में यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से। एल्वियोलाई जो है यहाँ पे एक यूनिसेलुलर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं स्क्वेमस सेल्स। क्या कहलाएगा ये, स्क्वेमस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब ये स्क्वेमस सेल क्या होती है, ओके, ये हमें जानना है। तो स्क्वेमस सेल्स जो है, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसके पॉइंट्स को, क्या है ये, क्या हम देख रहे हैं। स्क्वेमस सेल्स, ओके, क्या हो गया, स्क्वेमस सेल्स ऑफ
एल्वेओलाई। ठीक है, ये सिंगल लेयर सेल होती है। अब ये क्या होती है, तो देखो देख बेटा, क्या होता है, हमारे जो बॉडी टिश्यू होते हैं तो उसमें इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा। ठीक है, तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, इस तरह से टाइप आता है। वेरी गुड बेटा खुशी। ठीक, यदि आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है तो आप लोग रिफर कर सकते हैं बेटा एनिमल ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के आप लोगों को, डोंट वरी। बट यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखिए कि एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिससे एल्वियोलाई का इपिथेलियल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। ओके, एज इट इज यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ब्लड कैपिलरी की भी हम बात करें तो ब्लड कैपिलरी जो है यहाँ पर भी, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से बना लेता हूं। यहां पर भी इस तरह से इधर साइड में, ओके, और यहां पर इधर साइड में ये भी स्क्वेमस सेल से बना होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, कैपिलरी की स्क्वेमस सेल होंगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लड कैपिलरी। अब देखिए ब्लड वेसल्स तो मोटा होगा ना, ठीक होता है, तो ठीक रहेगा तो गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो अब गैसियस एक्सचेंज जब नहीं हो पाएगा तो वो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स में डिवाइड होता है, जो क्या कहलाता है, ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो इस ब्लड कैपिलरीज में भी क्या चीज बेटा, स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो ब्लड कैपिलरीज में बेटा इसे स्क्वेमस सेल्स भी कहते हैं और इसी को एंडोथेलियम सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, एंडोथेलियम सेल, एंडोथेलियम सेल्स। ध्यान से समझना बेटा, जो समझाना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हमारी ब्लड कैपिलरी हो गई। क्या हो गया, जस्ट वेट, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, क्या बता रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को, यहाँ पे ये हमारी ब्लड कैपिलरी हो गई और ये जो ब्लड कैपिलरी हमारी जो है, तो ये ब्लड कैपिलरी जो है स्क्वेमस सेल्स, इसके लिए ब्लड के लिए टर्म हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटा, एंडोथेलियम सेल्स। ओके, तो अब क्या है, ये इतना पतला लेयर है, इतना थिन लेयर है कि इजिली यहाँ पे यदि कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो डिफ्यूज होके इजिली इस ब्लड में आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीचों बीच में बेटा एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों के बीचों बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से, जिसे कहते हैं बेसमेंट लेयर। ये इस तरह से क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है बेटा बेसमेंट लेयर। तो एग्जाम में आपको कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है इसमें नॉन सेलुलर लेयर कौन सा होता है। ओके, तो कौन सी लेयर है बेटा, ये होगी बेसमेंट लेयर। मतलब बेसमेंट लेयर ये हमारे एल्वेओलाई में भी अटैच्ड होगा, ब्लड कैपिलरी में भी अटैच रहेगा, जो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है बेटा। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन भी होता है बट उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही पोर्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लेयर हो गई, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे ये जो लेयर हो गई, इस लेयर को क्या कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। याद रखना बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कैसा है, नॉन सेलुलर है। तो इस तरह से यदि अब हम लोग देखें कि जो एक्सचेंज सरफेस जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, जिसमें एक तो क्या आ जाएगा, स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, सेकेंड आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड जो होगा वो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ओके, तो इस तरह से क्या चीज,
एक्सचेंज सरफेस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो एक्सचेंज सरफेस जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है। तो एक्सचेंज सरफेस की जो 3 लेयर आ रही है, जिसमें नंबर 1 क्या आएगा, स्क्वैमस सेल्स। ओके, क्या कहेंगे हम उसे, स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई कहेंगे। ठीक है, सेल्स नहीं, इसे क्या कहेंगे, स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। सेकंड यदि हम देखें तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या आ जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं हुई, बता देना बेटा, मेम्ब्रेन लिखा ना सही। ओके, और थर्ड वाला क्या रहेगा, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी जो है, तो इस तरह से बेटा जो 3 लेयर जो होता है, इन 3 लेयर से क्या चीज हमारा क्या कह सकते हैं, जो एक्सचेंज है। ठीक है, क्या चीज, ज्यादा बड़ा हो गया, कितने का साइज रख ले, 24 का रख लेते, ये भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेयर से बेटा बना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट्स सभी लोगों के साथ, किसी को कुछ पूछना है इसमें। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी हो गई, और स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई हो गया। तो इन 3 लेयर से बना होता है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग अपने स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, अब देखिए बेटा, इस तरह से ये जो लेयर यहाँ पे जो बनी है, तो इजीली ऑक्सीजन तो आ जाएगा, और इजीली बेटा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है क्या होगा, इस तरह से पास हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाएगा, और ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होके इधर साइड आ जाएगा। तो ऐसा होता है। ओके, चलो तो हम अपने स्लाइड पे वापस से आते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। तो इसमें देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या देखे थे, एल्वेओलाई जो है ये प्राइमरी साइट होती है, ऐसा हम लोगों ने देखे। मीन्स एल्वेओलाई प्राइमरी साइट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है बेटा, एक तो ब्लड और दूसरा टिश्यू के बीच में होता है फर्स्टली। और यहाँ पे जो मेथड काम करती है कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ये भी किस पर बेस्ड रहेगा बेटा, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। ठीक, बट यहाँ पे जो है बेटा, जो डिपेंड करता है गैसियस एक्सचेंज, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और नंबर 2 जो आएगा मेम्ब्रेन का थिकनेस आता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा डिफ्यूजन जो है ये होगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रहता है बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही फास्ट, उतने अच्छे से क्या चीज, गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा। ओके, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे यदि हम आए, तो नेक्स्ट पोर्शन पे देखिए बेटा प्रेशर कैसे बन रहा था। तो प्रेशर बेटा देखिए, गैस का यदि मिक्सचर है, तो गैस के यदि यहाँ पे ये गैस है, और इस गैस में इस तरह से गैस का मिक्सचर यदि प्रेजेंट है, तो इसमें गैस के मिक्सचर में एक गैस को दूसरे गैस से कोई लेना देना नहीं है। यदि मान लो एक गैस का एक साइड हाई प्रेशर है और दूसरे साइड लो प्रेशर है, तो हमेशा एक गैस अपने हाई से अपने लो प्रेशर की तरफ डायरेक्टली मूव कर जाएगी। किसी भी टाइप का उसको वहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, दूसरी गैस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इजीली क्या होंगे बेटा, मूवमेंट कर जाएगी। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन के लिए PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 कहते हैं। ओके, यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को कहाँ पे बेटा, एक टेबल में भी समझाया हूं। और इस तरह से फाइनली गैसियस मूवमेंट की यदि हम बात करें, तो गैस का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा फिर, तो ऑक्सीजन का मूवमेंट एल्वेओलाई से ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा बेटा, टिश्यू में जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हम मूवमेंट देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में आएंगी, टिश्यू से फिर कहाँ जाएगी, ब्लड में आएंगी, और ब्लड से कहाँ जाएगी बेटा, लंग्स में आएगा।
तो इस तरह से गैस का क्या होता है, मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के लिए यहाँ पे डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर। और ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखे कि किस तरह से ऑक्सीजन इस तरह से और कार्बन डाइऑक्साइड इस डायरेक्शन पे जा रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई में, फिर ब्लड में, फिर टिश्यूज में किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचा, ये मैंने आप लोगों को बताया हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंस्पायर्ड एयर में एटमॉस्फेयर से सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो कैसे यहाँ पे आ रहा है, मीन्स एटमॉस्फेयर से इंस्पायर्ड एयर जो है, इंस्पायर्ड एयर में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन आया, जो ब्लड में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, हार्ट से ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक के पहुंचा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आई, हार्ट में आई, और वापस एल्वियोलाई से होके एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गए। ये कुछ प्रेशर्स दिए हुए हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर ये वही वाला पोर्शन है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है, टिश्यू, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई, यही यहाँ पर बताया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन एक कंसेप्ट हमें समझना है बेटा। हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों को समझना है वो ये है कि जो सॉल्युबिलिटी जो होती है, अब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम सॉल्युबिलिटी देखें हमारे जो ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा 20 से लेके 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है ज्यादा सॉल्युबल क्या है बेटा, तो ज्यादा सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल यदि हम बात करें तो हाईली सॉल्युबल जो है बेटा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोर सॉल्युबल होता है। वो भी कितना सॉल्युबल है, 20 से लेके 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ बेटा। ओके, हाईली सॉल्युबल है, इसलिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फास्टली डिफ्यूज होता है। यदि हमारे बॉडी में सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बना तो वो इमीडिएटली बहुत फास्ट मूवमेंट में वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन से भी इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर भी जो है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो है ज्यादा होता है। ओके, तो ये एक पैराग्राफ है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आप लोगों को याद रखना है। फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, 3 लेयर से बना होता है। ओके, 3 लेयर मीन अभी हम लोग, आपको याद होगा ये यहाँ पे कौन सा पार्ट बेटा, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बेटा ये हम लोगों ने समझे, जिसमें 3 लेयर से बना हुआ है, ये हम लोगों ने देखे। ओके, तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, जो 3 लेयर से बना होता है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो जो 3 लेयर से बनी हुई है, पहला तो क्या आएगा, स्क्वेमस इपिथेलियम एल्वेलाई का, एंडोथेलियम एल्वेलर कैपिलरीज, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उन दोनों के बीचों बीच में होता है। ओके, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे ये, ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट क्लियर है सभी लोगों का, ग्रेट। यहां तक कि किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें बेटा। आपको थोड़ा सा एडिशनली याद रखने वाला पार्ट ये है, टोटल थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, ठीक है। किसकी थिकनेस बेटा, ये देखो, यदि हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखें, ये एल्वेओलाई हो गया, उसके बाद ये जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो थिकनेस जो है ये 1 मिलीमीटर या इससे कम ही होता है। इसलिए गैस जो है जब आएगी तो इजीली एक दूसरे में क्या होगा, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट फेवरेबल फैक्टर्स होता है, जिसकी वजह से क्या चीज, ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से टिश्यू में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इजीली डिफ्यूज कर जाता है। ओके, तो ये पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है।
एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है। पहली चीज तो ये हो गया हमारा ब्लड कैपिलरी, ये हो गया हमारा एल्वियोलाई। इधर से हमारा ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रहा है। ओके, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? और किसी के साथ? कीर्ति के साथ प्रॉब्लम है, और किसी के साथ प्रॉब्लम है कुछ? कीर्ति बेटा रीज्वाइन करो या अच्छे नेटवर्क वाले एरिया में आओ, आपके पास से फ्लक्चुएशन है। हाँ, तो यहाँ पे एल्वेलर कैविटी हो गई है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया है, या आरबीसी है, दोनों के बीचों बीच में एक सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो क्या हो गया? बेसमेंट सब्सटेंस। ओके, एल्वेलर वॉल जो है बेटा, इसकी थिकनेस सिर्फ यहाँ पे 1 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे हमने क्या देखे कहे थे? स्क्वैमस इपिथेलियम। तो स्क्वैमस इपिथेलियम, यहाँ पे क्या आएगा? एंडोथेलियम, लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। याद रखना बेटा, जो बाहर रहेगा वो इपिथेलियम रहेगा, और जो अंदर रहेगा वो क्या रहेगा? एंडोथेलियम। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, क्या चीज? स्क्वैमस इपिथेलियम और क्या चीज? एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरी। एल्वेओलर कैपिलरी का मतलब एल्वेओलाई को नहीं बोल रहे बेटा, एल्वेओलाई के पास ब्लड सेल्स, जो ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स जब स्मॉल थिन लाइक स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है तो वो ब्लड कैपिलरी कहलाती है। क्योंकि यदि ब्लड वेसल्स की हम बात करें तो इसका इतना थिकनेस है। ओके, तो ये जब आगे चल के कन्वर्ट होती है तो ये इस तरह से कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ब्लड वेसल्स हो गया, और ये क्या हो गया? ब्लड कैपिलरी। और ये कैपिलरी कहाँ की? जो एल्वेओलाई में प्रेजेंट है। समझ रहे हो बेटा? तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ बेटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। अभी ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, समझ में आ गया बेटा? हाँ, कैपिलरी पोरस होती है बेटा। ठीक है, पोर्स में यदि हम थोड़ा सा डिटेल जाए तो वहां पे फिर कैपिलरीज जो होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट होता है, ठीक, और वो इजीली वहां से गैसियस एक्सचेंज, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, ये सभी का इजीली एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होती है। ओके, हाँ बेटा अथर्व करू, यहाँ पे हम लोग जो है आर्टरीज, ये हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, फिर हम लोग वेंस का स्टडी करेंगे, फिर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस का हम स्टडी करेंगे। तो आर्टरी जो होती है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंस जो है ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वेंस आगे चल के जब हार्ट में मिलती है तो वो वेना कावा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर जैसे कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है तो पल्मोनरी वेंस जो है ये क्या चीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ये वाला सारा पोर्शन जो है बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वहां पर स्टडी करने वाले। हाँ बेटा, कहाँ पे कितना प्रेशर होता है ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो स्टडी करेंगे दैट इज क्या चीज? ट्रांसपोर्ट। ओके, और वो भी किसका? गैस का ट्रांसपोर्ट। हाँ, 7th में भी था। हाँ, अब थोड़ा सा डिटेल में अभी आपको यहाँ पे पढ़ना बेटा, गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो गैस के ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करें बेटा तो देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, फाइनली ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई में है, और इस एल्वेओलाई के बाद यहाँ पे ये ब्लड है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें बेटा तो ऑक्सीजन जो है ये इस तरह से ब्लड में तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे इस ब्लड में आने के बाद इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा?
आगे पहुंचाना है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई है और ब्लड में आने के बाद जब इस ऑक्सीजन को हमको यहां से आगे भेजना है, ठीक है, तो अपने आप तो जाएगी नहीं। तो कौन से फैक्टर्स है जो प्रेजेंट होते बेटा, जो ऑक्सीजन को इस तरह से आगे लेके जाएंगे? तो ये क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यहाँ पे हम लोग यही समझेंगे। तो वेरी गुड बेटा, यहाँ पे एक मीडियम है जो होता है ब्लड, ब्लड में होती है आरबीसी, और आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। एज इट इज यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा सेल्स एंड टिश्यूज। तो सेल्स और टिश्यू से यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट जो है वापस से होगा और यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेगा। ओके, मीन्स यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेल्प से क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ओके, हाँ बेटा क्षितिज, हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है। तो इस तरह से ये क्या है, यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग यही कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए फर्स्टली यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या चीज, अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है ये समझने वाले हैं। तो गैस का ट्रांसपोर्ट जो है, पहली चीज तो क्या चीज बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझेंगे बेटा सबसे पहले हम। ओके, सबसे पहले अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले स्लाइड नंबर हमारा ये 9 है। ठीक है, ये याद रखना बेटा, स्लाइड नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 9 के बाद आपको ये पीडीएफ में मिलेगा। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो ये देखो, ये हो गया क्या चीज बेटा? एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के बाद ये हो गया हमारा ब्लड। इस ब्लड में यहाँ पे क्या चीज, ये आ गया ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन जो है ब्लड में आया, ठीक है, अब ब्लड में कैसे आ रहा है हमने पहले पढ़ लिए। डिपेंड कर रहा है पहली चीज तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा है क्या चीज बेटा? पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पे ये डिफ्यूज होके गैस का एक्सचेंज हो गया, तो ऑक्सीजन तो यहां से इधर आ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बताया था कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाईली सॉल्युबल जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है, तो ऑक्सीजन की यदि बात करें बेटा तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट नील रहेंगी या फिर लेस सॉल्युबल रहेंगी। ठीक है, सॉल्युबल जो है ये बहुत कम रहती है, और वो भी कहां पे बेटा? लिक्विड में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम रहती है, और वो भी किस में बेटा? लिक्विड की हम बात करें तो उसमें। तो अब सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा क्या चीज? ब्लड। अब यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का हम सबसे पहले बेटा कंपोजिशन देखते हैं।
तो ब्लड के कंपोजिशन में बेटा ब्लड में एक तो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड में प्रेजेंट होता है क्या चीज, ब्लड सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो कैसा बेटा, येलोइश सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या चीज प्रेजेंट हो गई, तो ब्लड में जो है एक तो प्रेजेंट है इसमें प्लाज्मा। ओके, ये याद रखिए। प्लाज्मा के साथ ही साथ यहां पे प्रेजेंट होती है सेल्स, और सेल्स का एक टाइप में अभी आपको यहां पे बता रहा हूं, क्या चीज, आरबीसीस। ओके, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी चीजें बेटा हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर जो स्टडी करेंगे, कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पे प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो हम लोग प्लाज्मा देख रहे हैं। तो प्लाज्मा की यदि हम बात करें बेटा, तो प्लाज्मा मींस यहाँ पे इस तरह से एक येलोइश फ्लूइड होता है बेटा, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे यदि इसी डायग्राम को हम ड्रॉ करें थोड़ा सा, तो क्या चीज बेटा, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो आरबीसी है ना, इसको थोड़ा सा हम अभी बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा स्पेस चाहिए ना हमें। क्या हो गया, ये ऐसा। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे किस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हो गया आरबीसी। ये क्या है, ये है आरबीसी। और इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया प्लाज्मा। तो ये हो गया हमारा ब्लड, तो ब्लड में आरबीसी प्लस प्लाज्मा दोनों है। फिर इसी के साथ साथ यदि हम आरबीसी के इनसाइड हम देखते हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या चीज प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ओके, मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होगा, बाइंड कर जाएगा। ओके, तो कैसे करेगा, तो अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर देता हूं क्या क्या है। ये हो गया आरबीसी, क्या चीज, ये हो गया आरबीसी, और इस आरबीसी में यहाँ पे प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, ये हो गया प्लाज्मा, ये होगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, आरबीसीज, उसके साथ ही साथ यहाँ पे हीमोग्लोबिन यहाँ प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ये हो गया प्लाज्मा, और ये जो है ये क्या है, ऑक्सीजन। बेटा क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लेक्चर स्लो जा रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर हो रहा है ना, एक एक पॉइंट क्लियर है ना। हाँ, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, डिपेंड करता है बेटा कंटेंट पे। किसी कंटेंट में देखना स्पीड बहुत फास्ट मिलेगी, किसी में बहुत स्लो मिलेगी। ओके, हाँ, मेन है हमारे लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये हो गया बेटा इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग ये जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो इस कंसेप्ट में पहली चीज तो ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट हटा देता हूं। अभी आपको तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन जो है लिक्विड में बहुत ही कम सॉल्युबल होती है। ओके, अब बहुत ही कम सॉल्युबल है तो इसके लिए क्या चाहिए बेटा, तो इसके लिए जैसे कि सपोज यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से जब यहाँ आया है, तो इसको इस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ, ये देखो एक एक ऑक्सीजन जो है इस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगी बेटा, बाइंड हो गई। समझ गए, तो यहाँ पे अभी क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रही है बेटा, बाइंड हो रही है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे Hb प्लस O2 इस तरह से ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, SbO2 बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है
कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ क्या हो गया, अभी बाइंड हो गया है। ओके, ये समझा? हेलो, अब इतना पार्ट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नो डाउट, क्लियर है? हाँ, अब यहां पे देखिए बेटा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो ऑक्सीजन है यहां पे जो आई, ये आई 100%। कितना है बेटा ये? 100%। तो 100% में बेटा प्लाज्मा में जब जाएगा ऑक्सीजन तो ओनली 3% ही प्लाज्मा में जाती है। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबल बहुत कम है ना लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी कम होने के बाद भी बेटा ओनली 3% ऑक्सीजन जो है वो कहां पहुंच जाएगी, प्लाज्मा में। और बाकी बचा 97% जो है क्या चीज, ऑक्सीजन, वो चली जाती है हमारे आरबीसीज में। तो 97% जो ऑक्सीजन है ये हमारे आरबीसी में पहुंच गई, और 3% ऑक्सीजन जो है ये हमारे प्लाज्मा में रहेगी। तो इस तरह से अब ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा की हेल्प से 3%, और दूसरा क्या है, आरबीसी की हेल्प से 97% जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, तो अब ये ऑक्सीजन जो है, आरबीसी जो है ऑक्सीजन को विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ये कैसे लेके जाती है। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, हमारे आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल जो है एक सिंगल आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी को कैपिटल लिख देता हूं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको याद रखना है कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन जो है एक सिंगल आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद भी यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन जो है, क्या चीज, 1 हीमोग्लोबिन जो है ये इससे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये बाइंड करता है। कितना? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है 1 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। तो अब मुझे बताओ कि एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, 280 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बेटा? 1120। वेरी गुड। मींस एक सिंगल आरबीसी की यदि हम बात करें तो एक सिंगल आरबीसी जो है कितना, 1120 ऑक्सीजन जो है ये कैरी करने का कैपेसिटी इसमें होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एडिशनल पोर्शन है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से अभी हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम समझ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ये हमने देखी। थोड़ा सा स्लाइड पे आते हैं हम अपनी और आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो देखिए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी का डेटा है बेटा। तो ब्लड जो है ये मेन मीडियम है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का भी ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी जब ट्रांसपोर्ट हो रही है तो इसमें यदि हम देखें तो पहली चीज तो बेटा 97% ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगी। कितना? 97%। और रिमेनिंग 3% जो ऑक्सीजन है ये डिजॉल्व स्टेट में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, थोड़ी देर पहले बताया बेटा मैंने, प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी पार्ट नहीं बताया हूं आप लोगों को,
ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग अभी याद रख लीजिए ताकि आगे फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझा रहा हूं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे नहीं देखते, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हम बाद में देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम देख रहे हैं। तो इसमें देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, हीमोग्लोबिन जो है ये एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, यदि हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से बेटा, यहां पे एक तो हीम होता है और दूसरा ग्लोबुलिन होता है। तो इसमें इस तरह से बेटा आयरन यहां पे प्रेजेंट होते हैं, और आयरन के साथ बेटा इस तरह से 4 ग्लोबुलिन चेन जो है यहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन कैसा बेटा, रेड कलर, मतलब आरबीसी का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। ओके, तो ये रेड कलर का ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है ये। तो यहां पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है, और ये कैसा मैनर में बाइंड कर सकता है बेटा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस Hb प्लस O2 यदि रहा तो ये इस तरह से रिएक्शन बनेगी, और यहाँ पे HbO2 ऐसा आ जाएगा। तो HbO2 से ये दोनों भी साइड में जा सकता है। तो Hb प्लस O2 जो है HbO2 भी बना लेगा, और HbO2 बना है तो उसको तोड़ के हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ यस बेटा, आपका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा थोड़ी देर के बाद, हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप कंसेप्ट समझ लो सबसे पहले। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखे बेटा कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, वो कैसे बाइंड कर रहा है बेटा, रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। और जब ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड किया तो इसके लिए टर्म यूज होगा, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आप लोगों को याद रखना है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया तो क्या कहलाएगा ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इस रिएक्शन को मॉडिफाई करके लिखता हूं मैं अभी। ओके, देखो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया हीमोग्लोबिन, इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 4 ऑक्सीजन रहेगा। फिर इसका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होने के बाद क्या होगा बेटा, ये एक हीमोग्लोबिन है। ओके, तो एक हीमोग्लोबिन क्या करेगा बेटा, 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने का कैपेसिटी होता है। तो इस तरह से HbO2 जो बनेगा ये क्या रहेगा बेटा, 4 ऑक्सीजन जो है उस एक हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा बेटा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल एक आरबीसी में कितना बेटा, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। और एक हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा हमारे टिश्यू तक के, तो 1120 इसमें मिलियन में इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। ओके, ये वाला थ्योरी क्लियर हुआ बेटा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन है, बोलेगा भैया ये दिख गया तो ये आके बाइंड कर गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो बाइंडिंग होती है ये कैसे होंगी, तो देखो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से, ये किससे रिलेटेड है बेटा, ये रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितना यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, तब जाके ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना एरिया क्लीन कर रहा हूं, यदि हम कहें कि ये ऑक्सीजन है
और ये हीमोग्लोबिन का ये ऐसा 4 चेन है, और एक हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इधर आके बाइंड कर जा, तो एक साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं करती है बेटा। ठीक है, एफिनिटी जो रहेगी, कितना यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए हमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना है। ठीक, पहले डायग्राम देख लो बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, फर्स्टली ऑक्सीजन जो है ये आया लंग्स से, नंबर 1। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, तो ये हो गया एल्वियोलाई, यहां से ये ऑक्सीजन इधर आ गया। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से कुछ तो प्लाज्मा में चला गया। प्लाज्मा में कितना गया? 3% जो है प्लाज्मा में चला गया। ओके, रिमेनिंग जो है वो कहां जाएगा? तो रिमेनिंग वाला ये गया हमारे आरबीसी में। तो रिमेनिंग जो आरबीसी में जब पहुंचा, तो ये आरबीसी में प्रेजेंट है क्या चीज? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो जैसे ही ऑक्सीजन जब आरबीसी में जाता है, तो ये किसके साथ बाइंड कर गया? हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन से जैसे बाइंड किया, तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद अब आरबीसी जो है वो आगे बढ़ेगी। समझ गए? ओके, अब आरबीसी किस मेथड से बेटा ऑक्सीजन आरबीसी में बाइंड होता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप समझो, सारी चीजें क्लियर होंगी। कैसे आरबीसी में ऑक्सीजन की एंट्री होती है वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे बेटा। ठीक है बेटा क्षितिज, वेट करो। ओके, आप हर किसी के जो है क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ठीक, लेकिन बाद में पूछना मुझसे, यस आप भी मुझसे बाद में क्वेश्चन पूछना कि हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, क्षितिज आप भी पूछोगे किस मेथड से इंटर हुआ, वैसे मैं बताऊंगा। यदि क्लियर नहीं होता तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे। हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन जो है सबसे पहले लंग्स से ब्लड में आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, कौन सा कलर ले लूं मैं? यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूं। ये हमारा बेटा इस तरह से ये ब्लड वेसल्स है। ओके, अब ब्लड वेसल्स में यहाँ पे ये जो है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा को हमने येलो कलर से बनाए थे, याद है? तो इस प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन जो आया है वो कितना बेटा? 3% आया है, और बाकी 97% जो है वो कहाँ चला गया है? आरबीसी में चला गया है। फिर आरबीसी इसको लेके आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब इधर साइड बेटा टिश्यू सेल्स ये प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जो है फाइनली क्या होगा? अब रिलीज हो जाएगा। कहाँ रिलीज हो गया? अभी ऑक्सीजन अब रिलीज हो जाएगा कहाँ पे? टिश्यू सेल्स में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑक्सीजन का जो है ये क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह से यहाँ पे फाइनली ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो था आरबीसी थी, आरबीसी के बाद इधर साइड जो है ये टिश्यू है। तो इस टिश्यूज में क्या है? ऑक्सीजन डिलीवर हो गया। तो बेटा ये सिर्फ अभी हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट समझे हैं, सिंपल सा एक कंसेप्ट कि कैसे एक्चुअली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हमें दो चीज समझना है। अभी देखो ऑक्सीजन इस टिश्यू में मतलब एल्वेओलाई से ब्लड में कैसे आया ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन अब हम लोगों को ये समझना है कि इस ब्लड से ऑक्सीजन आरबीसी में कैसे जाएगा, फिर आरबीसी उसको यहां तक लेके जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। फिर हमको ये समझना है कि ये जो है आरबीसी से जो है ऑक्सीजन इस टिश्यू में कैसे जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला जो पोर्शन है, ये दो कंसेप्ट बेटा हम लोगों को यहाँ पे समझने हैं।
ओके, तो अगेन एक और डायग्राम देख लो पहले आप लोग, थोड़ा सा पार्ट समझ लो। यहाँ पे देखो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला। एक काम करते हैं, सबसे पहले वापस मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट समझते बेटा, फिर से वापस आएंगे। ध्यान दीजिए बेटा, जैसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की हम बात करें, तो एक हीमोग्लोबिन बेटा इस तरह से जो प्रेजेंट है, इस हीमोग्लोबिन के पास 1 2 3 4 आयरन प्रेजेंट है। 4 आयरन के साथ ही साथ बेटा इसमें इस तरह से 4 ग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट है। ग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, तो ग्लोबिन चेन प्रोटीन है ये। तो अब क्या होता है बेटा, एक बार में एक ऑक्सीजन जब आएगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके बाइंड कर गया, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक यहाँ करेगा और एक यहाँ बाइंड करेगा। 4 साइट होती है बेटा ऑक्सीजन के बाइंड करने की, तब जाके इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन आकर के बाइंड करते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की अच्छी एफिनिटी होती है, लेकिन एक बार में हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, फिर वो बाइंड करने के बाद फिर दूसरा करेगा, फिर इस तरह से। ऐसा नहीं कि एक साथ चारों आए और चारों जुड़ गए, ऐसे नहीं होते, 1 बाय 1 अल्टरनेस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सिर्फ एक ही एक्टिव साइट ओपन होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की। जब एक एक्टिव साइट ओपन है, और वो जब उस एक्टिव साइट पे यदि एक ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन से आके बाइंड कर गया, तो अब क्या होगा बेटा, अगला जो है हीमोग्लोबिन से नेक्स्ट ऑक्सीजन नेक्स्ट साइट पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ लोगों का डाउट आ रहा बेटा, वो 3% प्लाज्मा में ऑक्सीजन था, वो क्या हुआ बेटा? वो भी पहुंच रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, ठीक है। वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। 3% जो ऑक्सीजन है वो भी बेटा टिश्यू में डिलीवर होगा, ठीक, दोनों भी जाएगा, 1 बाय 1 करके जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को देखो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बताया हूं मैंने आपको। क्या बताया मैंने अभी आपको? हीमोग्लोबिन का एफिनिटी। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेटा एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से कैसे बाइंड करता है, इसको समझने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या समझना पड़ेगा हम लोगों को बेटा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम लोगों को समझना पड़ेगा, ओके। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है, डबल एस नहीं आया, क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, ये हम अभी समझने वाले हैं। हाँ, तो अब देखिए बेटा डिसोसिएशन क्या होता है, वेट करो वो भी बता रहा हूं मैं। डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, दोनों भी हम देख रहे हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, ये क्या होता है? तो पहली चीज तो देखो, इसको इस तरह से एक ग्राफ जो है, ये ऐसा एक ग्राफ रहता है बेटा। इस ग्राफ में एक साइड में बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरे साइड बेटा परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहां पे क्या आएगा बेटा? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये यहां पे इधर साइड रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो यहां पे बताया जाता है। तो इस डायरेक्शन पे परसेंटेज सेचुरेशन आ जाएगा, इस डायरेक्शन पे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना भी हो सकता है बेटा, ये 0 से चलते हैं हम, 0 40, ठीक है, 0 20 40, ठीक है, 60 80 100 mmHg में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, और कितना नहीं जुड़ पा रहा है,
तो यहाँ पे पहली चीज तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ना बंद कर दिया या फिर वो ब्रेक होके अलग हो गया, उसको कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा डिसोसिएशन क्या है? सेजल का डाउट था। एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अब बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का अलग अलग जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, उस पर डिफरेंट होता है। अब देखो नॉर्मली मैं आपको यदि बताऊं तो अब मैंने आपको क्या कहा था बेटा, जैसे कि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन इधर 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 जुड़ जाएंगे, और जितने ज्यादा यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और जितने ज्यादा ऑक्सीजन आएंगे वो ऐसे जुड़ गए डायरेक्टली। जनरली तो ऐसे ही होना चाहिए। और जब डायरेक्टली जुड़ गए तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो कैसा बनना चाहिए, ध्यान से समझो बेटा। यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज पार्शियल प्रेशर 20 था, ये 40 है, ये 60 है और ये 80 है। ठीक है, 20 आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से लिख देता हूं। वो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे आपको इससे लिख देता हूँ। देखो पार्शियल प्रेशर सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 20, फिर आ रहा है 40, उसके बाद और हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, फिर और आगे जाएंगे तो 80, फिर और आगे जाएंगे तो 100। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है। अब देखिए यदि हम देखें तो पार्शियल प्रेशर यदि यहाँ पे 20 हुआ तो ऑक्सीजन का परसेंटेज सेचुरेशन इतना होगा, 40 आएगा तो कुछ इतना होगा, 60 आएगा तो कुछ इतना होगा, 80 आएगा तो कुछ इतना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो है ऐसा बनना चाहिए, समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ग्राफ बेटा ऐसा नहीं बनता है। क्या हो गया, इधर का ये मिल गया हमारा ग्राफ जो है इस तरह से नहीं बनता है। क्या रीजन है? तो रीजन ये है बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो एफिनिटी जो है वो कितनी है बेटा, ये इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड और इधर साइड, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन आके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कितने बेटा 4 ऑक्सीजन आकर के बाइंड कर सकते हैं। लेकिन कब कब बाइंड करेंगे और कैसे बाइंड करेंगे? तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को बाइंड कर रहेगा, बाकी किसी को नहीं। तो सपोज यहाँ पे ये ऑक्सीजन आया, ये बाइंड किया, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर गया। जब एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, भले दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अभी दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड तब तक नहीं करेगा जब तक कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड ना कर ले। फिर एक बाइंड करेगा तो पार्शियल प्रेशर 20 था, फिर अब और बाइंड करेगा तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो दूसरा ऑक्सीजन बाइंड कर लिया, फिर और ऑक्सीजन बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा 60 होगा, तो एक और ऑक्सीजन बाइंड कर गया, यहाँ पे बाइंड कर गया, फिर और बढ़ाएंगे तो फिर ये यहाँ पे बाइंड कर गया। तो शुरुआत में देखो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कम रहता है तो ऑक्सीजन ऐसे धीरे धीरे बाइंड करता है, और ये धीरे धीरे कर्व जो है इस तरह से जाता है, और ऐसे जाते जाते बेटा एक टाइम पे एक बहुत हाई पीक लेवल पे आएगा, और उसके बाद फिर अब ये जो है इस तरह से हो जाता है। तो ये जो कर्व है एक्चुअली कुछ इस तरह से सिग्मोइड बनता है बेटा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कैसा रहेगा, सिग्मोइड रहता, मतलब शुरुआत में धीरे धीरे बाइंड कर रहा था क्योंकि पार्शियल प्रेशर अभी कम था, फिर धीरे धीरे फिर पार्शियल प्रेशर जब बढ़ता है तो पार्शियल प्रेशर के बढ़ने के साथ ही साथ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज सेचुरेशन है और कितना बाइंड किया उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को बेटा? ठीक है, अब थोड़ा सा स्लाइड में आते हैं हम लोग और स्लाइड के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं वो भी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। ठीक,
तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम लोग समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व जो है, तो पहली चीज तो यहाँ पे जो हमें कर्व जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो कर्व हम लोगों को यहाँ पे जो मिलता है ये मिलता है बेटा सिग्मोइड कर्व। कैसा मिलेगा, सिग्मोइड कर्व। मतलब जब परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का जो रहता है और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर ये ऐसा, तो इधर क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर कितना बेटा परसेंटेज सेचुरेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। इसको जब हम प्लॉटेड करते हैं तो ये जो कर्व है हम लोगों को ऐसा ना जाते हुए कैसा मिलेगा बेटा, सिग्मोइड मिलेगा। समझे, तो जो कर्व जो होता है वो सिग्मोइड कर्व जो है फॉर्म होता है। ओके, ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना सभी लोगों को। तो कर्व जो है, इस कर्व को क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीजन। एक्चुअली देखो एनसीईआरटी ने सिर्फ डिसोसिएशन लिखा है, ये ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है यदि हमको स्टडी देखना है कि कौन से फैक्टर है और वो किस तरह से हमारे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है बेटा जिसमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है और टेम्परेचर, तीन फैक्टर जो है बेटा बहुत मायने देते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी जो है उस चीज के लिए। ओके, तो अभी देखिए बेटा ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। इसके पहले भी बेटा ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है ये भी हमारा रह गया, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम को हम देखेंगे पहले, फिर हम समझेंगे। तो देखिए बेटा ये आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको 4 आयरन और 4 ग्लोबिन की चेन दिखाई दे रही है। हिम प्लस ग्लोबिन, हिम मतलब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो है, हिम और ग्लोबिन इससे बना है। तो सबसे पहले देखो बेटा सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ, इसके अलावा दूसरे ऑक्सीजन यहाँ पे आपको बाइंड करते हुए नहीं दिखा रहे। फिर आगे आएंगे तो 2 ऑक्सीजन बाइंड हुए, ठीक है, बाकी के नहीं दिख रहे। फिर और आगे जाएंगे तो 3 ऑक्सीजन बाइंड करते हुए दिख रहे हैं, और लास्ट में इस तरह से बेटा 4 ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया बेटा, बाइंड हो गया है। तो रिएक्शन देखो HbO2 HbO4 HbO6 और HbO8 इस तरह से आएगा। तो कब बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी है, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर पाएगा। जितना कम होगा तो उतनी एफिनिटी यहाँ पे लो रहेगी, और इधर उतनी ही ज्यादा रहने की वजह से एफिनिटी हाई हो जाती है। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ये डायग्राम समझा सभी लोगों को, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ होगा, तो अब मैं आप लोगों को फिर से आगे का कुछ और भी कंसेप्ट जो है वो समझाता हूं। ठीक है, एफिनिटी हम समझ रहे थे बेटा। तो अब देखो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें यहाँ पे, हाँ, 4 आइटम आयरन जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिग्मोइड कर्व होता है। देखिए बेटा जनरली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग साइड है जब एक वाली जब क्लोज हो जाएगी तब दूसरा वाला ओपन होता है, फिर ये दोनों जब क्लोज हो जाएगा तब तीसरा ओपन होगा, फिर तीनों जब क्लोज हो जाएगा जब फोर्थ ओपन होगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके ही यहाँ पे बाइंड होते हैं। खुशहाली आपका डाउट आया था और किसी का डाउट है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, हाँ, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग रहेगी, और एक टाइम तक के रहेंगे बेटा, उससे ज्यादा फिर और बाइंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के हैं सेल में, और यदि ऑक्सीजन जो है एक हीमोग्लोबिन के साथ कितना 4, ठीक है, तो इस तरह से 30 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 5 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे। फिर और आप यदि परसेंटेज पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहां से ये बाइंड करना चालू किया, और रिमेनिंग तो रह ही नहीं गए ना, तो उसके बाद फिर ये इस तरह से करवाता, क्योंकि इसके बाद अब और यहाँ पे ना तो हीमोग्लोबिन फ्री बचे
और ना ही ये जुड़ पाएगा। तो ये इस तरह से कर्व जो है ये इस तरह से सिग्मोइड होता है, मतलब पहले कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ने के बाद अब स्ट्रेट हो गया इस तरह से। तो ऐसा आता है, समझे बेटा? और किसी को कुछ पूछना है? इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट है बेटा, सारा पोर्शन आज के इस लेक्चर में कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और सारा आपको समझ में भी नहीं आएगा। जनरल से कंसेप्ट जो है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेन अभी हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट देखे, उसका कनेक्शन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से हमने समझे। हाँ, क्या है बेटा आपका क्वेश्चन बेटा? यस, अच्छा आपका क्वेश्चन अभी हम पहुंचने वाले हैं वहां तक के, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होता है, वही वाला क्वेश्चन है ना आपका, वो क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब तक कि कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है ना, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन उतना कैरी नहीं होगा, ठीक है। कैरी नहीं होगा तो हमारे को डायरेक्टली क्या है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, टिश्यू में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, ये रीजन है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन था क्या बेटा? एक हीमोग्लोबिन के पास सिर्फ 4 आयरन होते हैं बेटा। हाँ बेटा, ये स्टैंडर्ड डेटा है आपके एनसीईआरटी का। 20 ml ब्लड जो होता है, 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होती है। हर्षिता, आपका टेलीग्राम पे क्या डाउट था बेटा, कब पूछे थे आपने? आपको मैंने रिमाइंड कराने के लिए कहा था, आपने रिमाइंड कराए थे क्या? अच्छा, आपका कुछ तो भी डाउट था शायद, याद आ रहा है। क्या था आपका डाउट? आपको कहा था कि मैंने क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, आपका डाउट था बेटा सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो देखिए पहली चीज तो इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे खुद के विल के थ्रू नहीं होता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाता है। और सलाइवा का सिक्रेशन जो है हमारे थ्रू नहीं हो रहा ना, वो तो फूड जैसे ही देखा तो फूड देखते ही हमारे आईज और फूड की स्मेल जाती है, हमारे नोज ने हमारे ब्रेन तक के सिग्नल पहुंचाए, फिर ब्रेन तक के जब सिग्नल गया तो उसने सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलस दिया, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड जो है सिक्रेट करेंगी सलाइवा, ऐसा आएगा इसमें। समझा बेटा हर्षिता? मैंने जो क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे, नहीं बेटा अथर्व, उसका आंसर जो आपने सॉल्व किए वो नहीं आ रहा है। टेलीग्राम वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं सभी को नहीं दूंगा, जिसने मुझे आंसर दिए उसी को दूंगा, बाकी लोग मेहनत करो। सिर्फ एक दो लोगों के ही आंसर आए हैं, बाकी लोगों के नहीं आए। नहीं बेटा कोशिका, और भी मॉडिफिकेशन अच्छे से सॉल्व करो उसको। शॉर्टकट आंसर नहीं चाहिए, कंप्लीट सॉल्व करो, उसके सेंड करो, आंसर आपको मैं वहीं पे दूंगा, ठीक है। वहां नहीं दूंगा तो वेट करो जब तक सभी लोगों के आंसर नहीं आ जाते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिए। रिफ्लेक्स एक्शन होगा ना बेटा वो तो। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है समझ लो, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैठे हो और किसी ने पिन चुभाया, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, आप आपके हाथों को वहां से हटाते हो, तो ये होता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, समझे? आपने क्वेश्चन कंप्लीट लिखे ही नहीं थे बेटा, इसलिए नहीं समझा। योगेश्वरी बेटा मैंने आपको मॉड्यूल दिया है, वहां पे आप लोपोडोन को पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा का डेटा भी मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर पे नहीं जाओ, मैंने मॉड्यूल प्रोवाइड किया हूँ, पीडीएफ है उसका अवेलेबल, ठीक है, वहां से सॉल्व करो। यस बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मैं? चलो आज के लेक्चर को सबसे पहले समराइज करते हैं। आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है, इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आज के इस लेक्चर में क्या क्या समझे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके। तो आज के इस लेक्चर में बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे, एक तो यहाँ पे हमारा जो एल्वियोलाई है और ब्लड,
तो एल्विलाई से ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हमें समझना है, क्योंकि इसके पहले गैस एल्विलाई तक के आ रही थी एटमॉस्फेयर से और एटमॉस्फेयर में जा रही थी, तो वो हमने समझे बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एल्विलाई से ब्लड में जो ऑक्सीजन आता है और ब्लड से एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है, उसके लिए हमने टर्म देखे जिसे कहते हैं बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दो चीज हमने देखे, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ साथ बेटा हम लोगों ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है ये हम लोगों ने देखे। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है मतलब जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो तीन पार्ट से बना होता है, स्क्वेमस इपिथेलियम, एल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस दोनों के बीच में जो होता है, और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये तीन पार्ट से बनता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये हमने देखे। इसी के साथ साथ बेटा फाइनली हमने आज ट्रांसपोर्ट देखे। ट्रांसपोर्ट में हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा 3% प्लाज्मा में और 97% ब्लड आरबीसी की हेल्प से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आरबीसी ही ज्यादा क्यों लेके जा रहा है ऑक्सीजन को? तो आरबीसी इसलिए ऑक्सीजन को मैक्सिमम लेके जा सकता है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ काफी अच्छी एफिनिटी होती है। हीमोग्लोबिन की बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी एफिनिटी होती है, बट अभी हमने ये वाला पोर्शन नहीं पढ़े हैं, हमने सिर्फ ये वाला पढ़े। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में अच्छी एफिनिटी रखता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को टिश्यू तक के कैरी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में जो है वो भी जा रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि वो नहीं जा रहा, वो भी जाएगा। जब टिश्यू पे डिलीवरी की जब बात आएंगी तो प्लाज्मा वाला भी डिलीवर हो जाएगा और हीमोग्लोबिन वाला भी डिलीवर हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन था कि प्लाज्मा का क्या होगा, वहां पे 3% जो है तो वो भी डिलीवर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व समझे। तो ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना बढ़ते जाएगा उतना परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ वो भी बढ़ते जाएगा। शुरुआत में बहुत कम होता है, फिर धीरे से और बढ़ता है जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाएगा। देखो शुरू में पार्शियल प्रेशर कम था तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर और पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर और ज्यादा होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से बेटा देखो पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा हो रहा है उतना परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन भी ज्यादा होते जाता है। तो ग्राफ इस तरह से बनता है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं बनता है, ग्राफ सिग्मोइड बनता है। सिग्मोइड क्यों बनता है बेटा? एक लेवल के बाद परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ाने के बाद भी बेटा एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है और उसके बाद ग्राफ जो है इधर टर्न ले लेता है। ओके, अब ये जो बेटा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है और बाइंडिंग की वजह से ये जो कर्व बन रहा है, इस पर कुछ ना कुछ फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये फैक्टर वाला पार्ट बेटा कुछ ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट कई जगह पर। तो ये वाला पार्ट जो है कुछ फैक्टर जिसमें CO2 का यहाँ पे रोल है, ऑक्सीजन का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है और पीएच का भी रोल है। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से ना बताते हुए मैं डिटेल में एक एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ही क्यों जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बाइंड करता है और क्यों ये ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे जिसके लिए बेटा कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है बहुत मायने देते हैं और वही फैक्टर्स का स्टडी हम लोग करेंगे कि क्यों ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे पहुंचे नहीं है बेटा पात, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। यस बेटा, आप टेलीग्राम पे अपडेटेड नहीं हो, चेक करो टेलीग्राम पे क्या दिया हूं मैंने आपको, अभी तक कैसे नहीं पता चला बेटा? आपने देखे नहीं होंगे फिर। ओके, तो ये वाला पार्ट आज हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। किसी को कुछ डाउट है तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज ऑलमोस्ट बेटा आपका टाइम हो गया, दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया, इसलिए ज़्यादा टाइम में लूंगा नहीं आपका। ठीक है, फिलहाल हम आगे का लेक्चर जो है फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। यार एक एक चीज आपको बताना पड़ता है।
बेटा मैं हर लेक्चर में ये लिंक्स जो है ये बताता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिले हैं, यूट्यूब में आप लोग जुड़े हुए हो, ठीक है। ये लेटेस्ट ग्रुप करके मैंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए ये आपको मैंने दिया हुआ है, आप लोग देखते नहीं है और एक ही चीज बार बार पूछते हो। क्या है बेटा यहाँ पे ये एक्सचेंज आई नो ये लिंक है बेटा, ग्रुप का नाम है नीट का डोज, ये चैनल है बेटा नीट के डोज के नाम का, समझे। तो जो नीट के डोज के नाम का जो चैनल है आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक। आपको ज्वाइन नहीं होना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, चॉइस इज यूर, बट लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी आपको चाहिए तो आप यदि इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका टेलीग्राम से बेटर आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि कुछ एक्सीडेंटल डेटा लॉस्ट होगा, व्हाट्सएप डैमेज हो गया, फोन हैंग हो गया, फोन फॉर्मेट हो गया, फोन गुम हो गया, तो सारा डेटा करप्ट हो गया यदि आपका, तो आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो ये जो चैनल है बेटा, यहाँ पे आप किसी नए नंबर से भी यदि ज्वाइन होते हो तो 1 साल पुराना डेटा आपको इंस्टेंट मिलेगा, समझ गए, ये बेनिफिट मिलता है। तो आप ज्वाइन कर लो आज ही, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है तो आपको मैंने एक वेबसाइट भी बताया हूँ। क्या हो गया, ये स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया। चलो, ऑलमोस्ट सब एंड हो गया है, मैं आगे का जो पोर्शन है फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ बेटा आपको। ओके, टाइम हो चुका है बेटा नेक्स्ट लेक्चर का, तो फाइनली नेक्स्ट लेक्चर कीजिए। कुछ भी हो बेटा, यूट्यूब जो है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो आपको कुछ लिंक मिलेंगी, उस लिंक पे विजिट कर लेना, कुछ समझ में आएगा तो ज्वाइन कर लेना, नहीं समझता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।